नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज अपने विशेष प्रोग्राम जनता के संसद में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कमलजीत सेहरावत। कमलजीत सेहरावत वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इससे पहले वो मेयर रह चुकी हैं और मेयर के बाद से सीधा छलांग लगाया है सांसदी के कैंडिडेट के रूप में। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा जानते हैं कि इनका प्रोफाइल क्या है। भारत की राजनीति में कमलजीत सेहरावत वो नाम है जिसे बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की गई पहली सूची में पश्चिमी दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीकॉम, एमकॉम, बीएड, लॉ प्रोग्राम में डिग्री और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा हासिल करने वाली पूर्व महापौर कमलजीत सेहरावत के अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो 2007 से 2009 तक कमलजीत नजफगढ़ में बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष रही। 2008 में मटियाला विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा और फिर 2009 से 2014 तक प्रदेश भाजपा में सचिव के पद पर कार्यरत रही। आपको बता दें, वर्तमान में कमलजीत सेहरावत द्वारका बी वार्ड से पार्षद हैं और अब पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के मिशन 370 की सिपाही हैं। कमलजीत सेहरावत से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने शुरुआत भाजपा के संकल्प पत्र के जिक्र से किया। 2014 में जो संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो आया, उसके 90% से ज़्यादा जो हमारे काम थे वो पूरे हुए। फिर 2019 में जब संकल्प पत्र आया, उस मैनिफेस्टो के भी 95% से ऊपर काम पूरे हुए हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के सुझाव हर वर्ग से लेने के लिए काम करना शुरू किया हुआ है और जब ये सुझाव अभी 2-3 दिन में यहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी के पास पहुँच जाएंगे, पार्टी के पास पहुँच जाएंगे और उसके बाद नया मैनिफेस्टो बनेगा। यानी ये जो मैनिफेस्टो होगा वो जनता कैसा भारत देखना चाहती है उन सुझावों को लेकर बनेगा। तो मुझे लगता है कि जनता का अपना मैनिफेस्टो 2024 में उन्हें मिलेगा। बिल्कुल। आप कमलजीत जी पार्षद हैं अभी, और जब पार्षद एक चुनाव लड़ता है तो ज़मीन के मुद्दे होते हैं, नाली, सड़क, खड़ंजा, बिजली, लाइट, स्ट्रीट लाइट्स। फिर अचानक आपने बीच में एक विधायक होता है, फिर सांसद होता है, लेकिन आपने विधायक वाली सीट को सीधा एक लंबी छलांग दी है। तो ये अब ये एक्सपीरियंस मैं पूछूंगा कि क्या आपका ये जो एक्सपीरियंस है ज़मीनी लेवल पे काम करने का, ये एक्सपीरियंस एमपी के चुनाव में आपको कितना लगता है कि मजबूती से काम करेगा? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पार्टी ने जब मुझे पार्षद बनाया तो मुझे साथ में एसडीएमसी का मेयर भी बनाया और उसके बाद मुझे 2 बार लीडर ऑफ हाउस, नेता सदन बनने का मौका मिला। मुझे ये अनुभव होता है कि अगर ज़मीन पर काम करना सीखना है तो आपको निगम का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रोज़ जनता से मिलते हैं, जनता के मुद्दों को समझते हैं और फिर आप उनको कोऑर्डिनेट करके डिपार्टमेंट से काम कराते हैं। मेरे लिए खुशकिस्मती की बात ये थी कि जब मैं मेयर थी उस समय पे एसडीएमसी ने बहुत अच्छी अचीवमेंट की। मेरे समय पर हमने फर्स्ट अवार्ड जीता पूरे भारत में। 2,70,000 एलईडी लाइट को चेंज किया, हॉलोजन से एलईडी में चेंज किया और भारत में प्रथम स्थान पर हम आए। इसी तरह जिस समय जब मैं मेयर बनी उस समय दिल्ली की स्वच्छता में जो रैंकिंग थी वो 240 के करीब थी, लेकिन जब मैं मेयर बनी उस साल में ये रैंकिंग तकरीबन 36 पर पहुंच गई। उस समय वेस्ट टू वंडर के पार्क बनने शुरू हुए। तो मुझे अनेक तरह के कामों को सीखने का मौका मिला और उस सीखने में मुझे ये भी पता चला कि ऑफिसर्स के कोऑर्डिनेट करके जनता के कामों को कैसे करवाया जाता है। तो मुझे लगता है मेरा ये जो अनुभव है, ये जो ज़मीनी अनुभव है, ये मुझे आगे जनता की उम्मीदों पर काम करवाने में काफ़ी मदद करेगा। बिल्कुल। 2 चीज़ें हैं, खासतौर पे अगर विनिंग कॉम्बिनेशन देखते हैं तो बीजेपी काफ़ी कैलकुलेटिव है इस बार जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। जो रिलीजियस, पहले मुसलमान को पिछली बार टिकट नहीं मिला था, सर मुसलमान को भी केरला से टिकट दिया है, तो काफ़ी बैलेंस करके टिकट यह निकाला गया। लेकिन एक चीज़ जो आपकी कंस्टिट्यूंसी में है कि पूर्वांचल जो वोट हैं, पूर्वांचल वोट जो है बीजेपी के साथ हमेशा रहे हैं, लेकिन इस बार जो पूर्व के जो सांसद रहे, हालांकि अभी वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन पूर्व के जो प्रत्याशी रहे हैं उनके कुछ इशूज़ थे जिसको एड्रेस नहीं किया गया, इस तरीके के आरोप थे। क्या लगता है कि वो इशूज़ आपको पता है, उस इशूज़ को आप एड्रेस करेंगे इस बार? देखिए, मैंने आपको कहा जैसे कि मेरा मेयर का टेन्योर रहा तो मुझे पूरी दिल्ली में काम करने का जब मौका मिला तो छठ पूजा पे नगर निगम ने जो मदद करी या जो हमारे पूर्वांचल के जो भी हमारे साथी हमारे पास आए उनके इश्यूज़ को हमने एड्रेस किया है। और मुझे एक बात और लगती है, जब आप व्यवहार में देखेंगे तो हम में और जो गठबंधन का जो कैंडिडेट आए हैं उनमें और हमारे व्यवहार में, मैं ये नहीं कहूँगी कि
हमारा अच्छा है, लेकिन हमारा कम भी नहीं है। लेकिन आप अगर अनुभव या हमारी रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो मेरी सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। मेरे टाइम की अचीवमेंट रिकॉर्ड है। तो और उन लोगों के साथ में मेरा अपना भी घर जैसा संबंध रहा है। और ये चुनाव कोई वाद का चुनाव है ही नहीं। और जब अब बात कर रहे हैं पूर्वांचल की, पूर्वांचल के जो लोग बिहार से या पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं वो देश के लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। देश के निर्माण में उन लोगों का बहुत बड़ा हमेशा से योगदान रहा है। तो जब ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही सर्वस्थापित नेता सिर्फ भारत के नहीं बल्कि आज विश्व के बन चुके हैं, और उस नेता की पिछले जो मैनिफेस्टो हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड इस बात की गारंटी है कि जो वो किस काम की गारंटी लेते हैं तो वो काम गारंटी से पूरा होता है। यानी एक रिपोर्ट कार्ड मेरे पास 10 सालों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके किए कामों की है, एक तरफ मेरा अपना रिपोर्ट कार्ड है, और तीसरी मेरे पास अनेक फेलियर हैं इस गठबंधन के पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल। तो मतलब आप नेशनल इशूज़ को आप यहाँ पर इशू बनाएंगे, क्योंकि आप इंडी गठबंधन की बात कर रही हैं तो उनके जो फेलियर्स हैं उनको आप यहाँ पर मुद्दा बनाएंगे। नहीं, मैं सिर्फ जो नेशनल मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने क्षेत्र की बात करती हूँ। मेरे क्षेत्र के अंदर हर तरह का एरिया आता है, हमारी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसमें अलग अलग तरह की पॉपुलेशन डेमोग्राफिकली है। यहाँ पर गांव भी है, द्वारका जैसी आप देख रहे हैं सिटी भी है जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर कॉलोनी भी दोनों है, ऑथराइज भी है, रेगुलाइज भी हैं। सबसे पहले अगर हम एक कोने से शुरू करें, मैं गाँव से शुरू करती हूँ। आपको अच्छी तरह से पता है कांग्रेस सरकार के पास भी 840 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए रखे हुए थे। उसके बाद सरकार बदल गई, आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, 7 साल उन्हें भी बने हुए हो गए, लेकिन वो 840 करोड़ रुपए को खर्च नहीं किया गया। अब एलजी साहब ने उस 840 करोड़ रुपए को जब गांव अर्बन हुए हैं तो उसको डीडीओ को ट्रांसफर कराया है और उसके अंदर 400 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लिए हैं, और सभी दिल्ली के 360 गाँव के अंदर 1200 करोड़ रुपए से कम्युनिटी हॉल, उनके पार्क, उनके जिम, उनकी सड़क ये बनाने का काम किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि गांव में जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में दी है वो दिल्ली के देहात में इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली देहात के लोगों को किसान माना ही नहीं, उनको किसान का दर्जा ही नहीं दिया, बल्कि उल्टा अगर आप ट्यूबवेल लगवाने के लिए जाते हैं तो ट्यूबवेल का कनेक्शन आपको मिलता नहीं है। ये मैंने देहात की आपसे बात की। अब मैं अगली बात करती हूँ द्वारका की। द्वारका की जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं इसके अंदर 2 सर्विसेज अभी भी ऐसी हैं जो दिल्ली सरकार के पास हैं, वो है सीवर और पानी। आपके सामने मेरे आसपास में तकरीबन 380 सोसाइटीज़ हैं, आप कहीं पर भी जाएंगे उनकी सीवर की प्रॉब्लम, उनकी पानी की प्रॉब्लम, और दूसरी बात वो किसी भी एमएलए को फ़ोन करें उनका कोई जवाब नहीं देता, लेकिन मैं पार्षद होकर भी उनकी हर समस्या को हल करती हूँ। तो ये द्वारका का क्षेत्र की बात करी। फिर हम कॉलोनी की बात आते हैं। कॉलोनीज़ में आप देखेंगे कि जो सीवर की प्रॉब्लम है डालने की, अब एक उन्होंने काम शुरू किया लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट नहीं हुई तो बीच में ही काम छोड़कर चले गए हैं। कॉलोनी की जो समस्याएं हैं उनको भी कभी से एड्रेस आम आदमी पार्टी ने सीरियसली नहीं किया। राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो फेल्योर है उस फेल्योर के आधार पे आप चुनाव लड़ेंगे, मुद्दा बनाएंगे, या आपने अपना कुछ इशू बनाया है या अपने एजेंडे पे काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत हृदयस्पर्शी घटना है जो मुझे लगता है हर व्यक्ति को परेशान करती है, कोविड का समय। किसी भी आंखों के आगे अगर वो मंजर आता है तो वो भयानक मंजर अंदर तक हम सिहर जाते हैं। मुझे याद आता है वो कोविड का समय जब त्राहिमाम था, कोवैक्सीन के लिए हम लोग बिल्कुल तड़प रहे थे, लेकिन उस समय पर केजरीवाल साहब अपना शीश महल बना रहे थे। उस समय पे 42 करोड़ रुपए रेनोवेशन में लगाना, बिल्डिंग नहीं बनाई, रेनोवेशन की है, तो 42 करोड़ रुपए का जो आदमी अपने घर को रेनोवेशन कोविड के समय करता है, जिस समय यहाँ पर पॉलिसीज बनाई जा रही थी कि लोगों की जान कैसे बचेगी, उन्हें मुफ्त वैक्सीन प्रधानमंत्री देने की कोशिश कर रहे थे, उस समय केजरीवाल साहब एक्साइज पॉलिसी बनाने में लगे हुए थे। तो क्या ये बेसिक डिफरेंस नहीं है? और दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो विचार है वो रखे हैं, लेकिन ये दो वो पार्टियां हैं, आज भी आपने देखा होगा कि स्पीकर के खिलाफ पंजाब में भगवत मान जी बोल रहे हैं। वो दोनों दल जो एक दूसरे को भर भर के गालियां देते थे, कमियां निकालते थे, आज जब उनके अस्तित्व का सवाल आया तो वो दोनों गठबंधन की सरकार इंडी अलायंस बनाकर बैठ गए।
बिल्कुल। एक चीज़ लेकिन कमल जी, ये जो सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी कमियां हैं आम आदमी पार्टी सरकार में, केजरीवाल सरकार में, लेकिन दिल्ली का चुनाव का अगर नेचर देखें तो विधानसभा में तो बीजेपी जीतती नहीं, विधानसभा में हाशिए पे ढकेल दिया। अभी आपने जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी आपको वहाँ से निकाल दिया, रिप्लेस कर दिया। तो आपको नहीं लगता है कि लोकसभा का चुनाव चूँकि मोदी जी का चेहरा है, प्रधानमंत्री बनाना है, तो मोदी जी के चेहरे पर कैंडिडेट का कोई उतना महत्व नहीं है? देखिए, जो आपने कहा कि मैंने पहले ही आपको कहा 10 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में भारत की शान को बढ़ाया है। तो वो, क्योंकि ये नेशनल चुनाव है, ऑब्वियसली ये नेशनल मुद्दों पे ही लड़ा जाएगा, लेकिन इसके अंदर लोकल मुद्दे जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी इंडिया अलायंस जो हुआ है हमारे यहाँ पर, वो टोटली फेल है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के 10 विधायक हैं, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन वो 10 के 10 विधायक अगर साफ पानी नहीं दे सकते, वो सीवर की सफाई नहीं करवा सकते हैं, वो अगर राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, वो पेंशन नहीं बनवा सकते हैं, तो क्या ये लोकल मुद्दे नहीं है? हमारे यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। देखिए, क्या है, जो हम मेरी जो एनालिसिस है कि हमने नेशनल लेवल पर एक चेहरा चुन लिया है, मोदी जी, उनके सामने कोई दूसरा चेहरा नहीं है, लेकिन दिल्ली के लेवल पे हमें कोई चेहरा नहीं मिला। आप पार्षद हैं, आप जीत के आती हैं, लेकिन आपके जो दूसरे साथी हैं वो हार गए, तो जिसकी वजह से आप बाहर हो गई वहाँ से। क्या जो विधानसभा चुनाव है, आपको लगता है कि लोकसभा चुनने के बाद आपको दिल्ली का चेहरा भी बनना है? क्योंकि आप जुझारू हैं, आपने ज़मीन पर काम किया है, आप महिला हैं, और बहुत सारा एक तरह से एक तरफा सपोर्ट है आपको, पार्टी भी आपको देख चुकी है, आपके जुझारू पार्टी को। क्या लगता है कि आपको विधानसभा में आपको चेहरा भी बन सकती है? क्या इसके लिए भी आपने सोचा है कभी? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। केजरीवाल साहब ने जो मुफ्त का दावा किया, आज जो बसों में मार्शल थे वो बेरोजगार है। दिल्ली जल बोर्ड जो 500 करोड़ प्लस में थी, उनको लाभ होता था डिपार्टमेंट को, आज वो 70,000 करोड़ माइनस पे है। BSCs के बिल देख लीजिए, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, पेंशन्स नहीं मिल रही हैं। तो 10 साल का जब समय के बाद अब जब चुनाव आएगा तो जनता आम आदमी पार्टी की असलियत को समझ चुकी होगी। दूसरी बात आपने जो कहा, हम पहले भी विश्वास जीतते रहे हैं। मेरी सीट पर दूसरी बार नहीं है, तीसरी बार है जब भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए जा रही है। लेकिन अब हमें जनता तक ये असलियत पहुंचानी होगी कि ये जो कह रहे हैं इसका रिपोर्ट कार्ड भी मांगिए। जिस तरह से हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं, तो हम इस बात के लिए जरूर पहले से ही क्षेत्र में निकलेंगे। हम जनता तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे कि पिछले सालों में जो हुआ है उसको देखने के बाद ही आप वोट करें। तो इस बात का चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति को, क्योंकि हम 7 लोग हैं, 7 जीत कर आने वाले हैं, तो हम 7 की जिम्मेवारी है कि भाजपा का चेहरा बनकर हम नीचे उतरेंगे, जनता के विश्वास को जीतेंगे, और आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए हम अपने चेहरे को भी उसमें ऐड ऑन करके लोकल चेहरे के रूप में कि आप हम तक आएं, हम आपकी समस्या का हल करेंगे, ये नहीं कर पाए तो इसकी कोशिश तो हम सभी कार्यकर्ताओं को करनी ही चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़, जैसे आपके जो प्रतिद्वंदी है महाबल मिश्र, जिनको टिकट मिला है, उनकी छवि भी यहाँ पे स्वच्छ है, ऐसा कोई आरोप नहीं है उन पे, और मृदु है, सबसे मिलते हैं, हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। और लेकिन उनके मन में भी एक डर है कि मेरा चुनाव जो है कमलजीत सहरावत से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई मोदी से है, तो इसलिए वो थोड़े से डरे हुए हैं। लेकिन अगर कमलजीत से होती है लड़ाई महाबल मिश्रा की, तो आपको क्या लगता है चुनौती कैसी है, सीधी चुनौती? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि आप दोनों की पार्टी हटा के भी अगर वैसे चुनाव करेंगे तो मेरा रिपोर्ट कार्ड कहीं पर भी कम नहीं है। मेरा व्यवहार अगर आप जाएंगे नहीं, आप तो यू आर एक्सेलेंट, यू आर 100 में 100 नंबर मिलेगा, लेकिन वो पार्षदी का नंबर होगा। देखिए, नहीं, फर्स्ट टाइम यू आर कंटेस्टिंग, कभी भी आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे रैंकिंग होती है। बिल्कुल। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं आपकी रैंकिंग, ग्रेड सिस्टम क्यों होता है, मार्क्स सिस्टम क्यों नहीं होता? ग्रेड सिस्टम इसलिए होता है तो मेरी जनता मेरे कामों पे जो मेरी ग्रेडिंग करेगी उनके कामों पर उनकी करेगी। तो ग्रेड अगर के आधार पे तो आपको इनाम मिल चुका। तो मैंने वही कहा कि वो ग्रेडिंग जब होगी, मार्क्स की छोड़ दीजिए, मार्क्स एक साल में हो सकता है 70 नंबर जब आते हैं तो आपका B ग्रेड हो, अगले साल 70 नंबर पे आपको A ग्रेड मिल सकता है, क्योंकि ग्रेडिंग के लिए उस साल जो काम हुए हैं। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने पार्षद के लेवल पे जो काम किए हैं तो मेरी ग्रेडिंग वहां पर ही होगी। मुझे अब अगर मैं कहूं कि वो सांसद थे तो क्या उनसे निगम के काम पूछे जाएंगे? नहीं। तो जो जहां पर है उसकी वहीं पर देखी जाएगी। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो आज किए हुए काम पूरे विश्व में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से 370, 35A, ट्रिपल तलाक और कितनी ही बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और खासकर महिलाओं के लिए जो हुआ है, सबनिधि योजना दिल्ली के हर जो हमारे रेहड़ी पट्टी वाले हैं सबको मिली है। विश्वकर्मा योजना 18 जो कैटेगरी हैं उनके लिए 1 लाख का लोन दिया जा रहा है।
और नया जो प्रधानमंत्री जी का 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है, महिलाओं को जितना आत्मविश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, मुझे लगता है इस बार जब 26 जनवरी की परेड में 80% बहनें चली थी, जो हमारी ऑफिसर्स चली थी, वो अपने आप में ऐसा था कि घर बैठी वो महिला जो शायद घर से बाहर किचन के निकली भी ना हो, उसको भी इतनी ही खुशी हुई थी जैसा मुझे हुआ था या ग्लैमरस इंडस्ट्री में काम करने वाली किसी महिला को हुआ था। तो वो जो आत्मसम्मान हमें उन्होंने बढ़ा कर दिया है, जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, और सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाया है, समाज में हमारी कदर को बढ़ाया है, तो वो क्या यहाँ की महिलाएं भूल जाएंगी? बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 कैटेगरी की, ज्ञान की, वो कहते हैं गरीब, किसान, युवा, महिला। ये विकसित भारत के सपने को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और बिल्कुल सही बात है उनकी कि जैसे कि 1947 का समय था, वही समय अब आया है। तब देश को आजाद कराने का समय था, अब देश को बनाने का समय है, और जब बनाने के समय की बात है तो उसका मैनिफेस्टो हमारा आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, मैनिफेस्टो आएगा तो उसके बाद ही हम आपसे बात करेंगे। लेकिन एक जो पर्ची चलती है बीजेपी में, एक लाइन स्लोगन, जैसे राजस्थान चुनाव में मैंने देखा था पिछली बार जब गहलोत जी चुन करके आए थे, इस बार नहीं इसके पहले, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। वही पर्ची जो है एक बार यहाँ भी आपकी कंस्टिट्यूंसी में भी चला है कि प्रवेश तुझसे मोदी तुझसे बैर नहीं, प्रवेश तेरी खैर नहीं। क्या आपको लगता है कि ये नाराज़गी कहीं ना कहीं आपको भी झेलनी पड़ेगी? नहीं, मुझे लगता है कि ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। किसी ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दिया तो उसे हम परवेश जी के जो काम है उनके ऊपर इस तरह से नहीं देख सकते हैं। सोशल मीडिया सेट करने की कोशिश की लोगों ने, वो बेशक उन्होंने कोशिश की, लेकिन परवेश जी के किए हुए काम, प्रधानमंत्री जी के काम, जैसे मुझे लगता है मैं अगले 5 सालों में करूंगी, 10 साल में परवेश वर्मा जी करते रहे हैं। ये तो नारी शक्ति वंदन है कि कुछ महिलाओं को बढ़ना था और शायद उसमें मेरा नंबर आया, तो ये कोई बात नहीं है। उनके भी बहुत अच्छे काम हैं, बहुत अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और उस ट्रैक रिकॉर्ड को हम दोनों भाई बहन मिलकर और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मैं समय की कमी में आखिरी 3 पॉइंट सोचूंगा। जो सांसद तो आप चुनी जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, मैं इसलिए नहीं चुना, बोलूँगा कि चुनने के बाद में। मैंने कहा 3 पहले काम क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो मेरे आयुष्मान योजना को लेकर मेरी कोशिश रहेगी कि उसमें दिल्ली सरकार की जो एनओसी है वो हटे, क्योंकि 5 लाख का अगर हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी परिवार को मिलता है तो वो बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने एनओसी नहीं दिया। आयुष्मान को भारत में बाकी लागू है, दिल्ली में लागू होने के लिए नहीं कहा। वो कहते कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक काफ़ी हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। उन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे दवाइयाँ भी जो मिलती हैं वो सब स्टैंडर्ड मिलती हैं। लेकिन ये आप एमपी बन के कैसे करेंगे? इसके लिए तो आपको मैं एमपी नहीं, मेरे प्रधानमंत्री जी करेंगे। मैं उन तक अपनी बात पहुंचाऊंगी, और मेरे जैसे जो मेरे 7 लोग दिल्ली से चुनकर जाएंगे, हम 7 लोग पहुंचाएंगे, और प्रधानमंत्री जी इसके कोई ना कोई रास्ता निकाले। स्टेट इशू है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि ये अभी तक स्टेट इशू था और इसलिए इसको लागू नहीं किया गया, लेकिन कोई अपने स्वार्थ में इतना बड़ा जनता का न्याय करेगा तो कानून भी कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा। तो मुझे लगता है ये होना ही चाहिए, इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता है। तो पहला तो मेरा कोशिश ये रहेगी कि 5 लाख का जो आयुष्मान भारत है वो दिल्ली में भी लागू होना चाहिए। दूसरी बात मुझे लगती है कि जो यहाँ पे बुजुर्गों की 4 साल से कोई पेंशन नहीं हो रही है, 2016, बल्कि अब तो ज़्यादा साल हो गए हैं, 2016 के बाद जो रिटायर हुए जिनको पेंशन मिलती है वो तो ठीक है, लेकिन जो बुजुर्ग थे जिनके घर में कोई मदद नहीं है, जो पहले कोई अपना छोटा मोटा काम करते थे, आप देखिए पिछले 2016 से कोई पेंशन नहीं मिली। 2,500 रुपये पेंशन का अमाउंट है, जिसमें एक पार्ट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक देना होता है जो स्टेट गवर्नमेंट है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि वो फॉर्म जो भी भरा जाता है उसमें कंपेल किया जाए स्टेट को, बजाय कि वो चीज़ें वो एडवर्टाइजमेंट में खराब करें, बजाय कि वो 1 लाख का काम करके 50 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट, 50 लाख की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐसा ना करके उन लोगों को वो फैसिलिटीज मिले, इसकी मेरी कोशिश रहेगी। एक तीसरा पॉल्यूशन, तीसरी बता दीजिए फिर उसके बाद पूछूंगा। तीसरा पॉल्यूशन को लेके अभी भी देखिए दिल्ली सरकार ने कोई भी बस दिल्ली में नहीं खरीदी। जितनी भी बस मिली है, इलेक्ट्रिक बस मिली है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, और पॉल्यूशन को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना होगा, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। मेट्रो कनेक्टिविटी में आपको हैरानी होगी ये जानकर कि केजरीवाल साहब फेजेस जो 5th फेज है उसमें कितनी उन्होंने अड़चन करी है। तो इस तरह से फेजेस में जो काम होने हैं मेट्रो के,
उनको स्पीड से किया जाए, ये भी हमारी एक कोशिश रही। बिल्कुल। मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है 370, बीजेपी 370 पार। ये जो नंबर है ये एक मैसेज है इनफैक्ट अपने लोगों को देने का। आप भी समझती हैं कि मेरे ख्याल से जितनी मेरे दर्शक और जितने आपकी जनता होगी सब वो 370 को समझती है। आप उस 370 में एक सिपाही के रूप में चुनी गई है। आप सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी ने आपको चुना है। 370 जो मैसेज देने की कोशिश की गई है मोदी जी की तरफ से, आपकी कंस्टिट्यूंसी में वो मैसेज आप कैसे देंगे? क्या प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरीके से पहले कहा था हलाल सर्टिफिकेट के बारे में कि अपने लोगों से ही खरीदो, अपने लोगों के बीच में ही व्यापार करो, क्या आप उसको भी आगे बढ़ाएंगे या 370 के मैसेज को कैसे कन्वे करेंगे आप? देखिए, 370 किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। 370 भारत की संप्रभुता के लिए है। 370 इसलिए है कि कश्मीर आज भारत का हिस्सा बनकर विकास की दौड़ में शामिल हो चुका है। क्या हम भूल गए? 370 और 35A के बारे में कहा जाता था कि अगर 370 35A हटाने की कोशिश होगी तो खून की नदियां बह जाएंगी और यहाँ पर कोई बचेगा नहीं। लेकिन आज हालात ये हैं कि 370 और 35A जब हटी तो एक पत्थर का टुकड़ा उठा भी नहीं। बिल्कुल। क्या कारण था उसका? उसका कारण था कि 2014 से लेकर 19 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 बार जम्मू कश्मीर गए। उन्होंने लगातार हर महीने वहाँ के अलग अलग वर्गों को पीएमओ में बुलाया, कभी बच्चों को बुलाया, कभी इमाम को बुलाया, कभी महिलाओं को बुलाया और उनको कहा, उनको समझाया कि अगर आप भारत की मुख्य विचारधारा में शामिल नहीं होते हैं तो ये आप बहुत पीछे चले जाएंगे। और ये बात उनको समझ में आई, और समझ में आई यानी उन्होंने जबरदस्ती लागू नहीं किया, उन्होंने पहले दिलों को जीता और दिलों को जीत कर फिर उन्होंने जब 370 और 35A हटाई तो उस समय सब लोगों ने स्वागत किया। तो मैं 370 को अलग एंगल से देखती हूँ कि मुझे लगता है कि आपकी जनता और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस मैसेज को समझेंगे और 370 के मिशन को जिस तरीके से मोदी जी ने अंक के रूप में दिया है उसके मैसेज है और हर एक लोग अपने अपने तरीके से इस मैसेज को ले रहे हैं। कंवलजीत सहरावत जी 370 के मैसेज को समझेगी और मैं एक बार फिर से कंवलजीत सहरावत जी को धन्यवाद कहूँगा कि 370 का जो टारगेट बीजेपी ने सेट किया है उसके लिए आप भी एक सिपाही के रूप में चुनी गई हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।